Hello and welcome back to Lingua Franca Bhavishya Sarathi 2020. My name is Amit Kumar Sharma Moral. और दोस्तों हमने अभी कुछ देर पहले हमने 50 सेंटेंसेस 50 क्वेश्चंस को पूरा कर लिया है और हम कर रहे हैं प्रीवियस पेपर 2020 एग्ज़ाम 1 और हमने इसके 50 क्वेश्चंस को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। हमने लॉजिक्स को समझा, माइन्यूट टैक्टिक्स को समझा, सटल चेंजेस को समझा, हमने सिग्नल वर्ड्स को समझा जिनको हम सब्जेक्ट एडवर्बियल कंजंक्टिव्स भी बोलते हैं और हमने बहुत छोटी छोटी चीज़ें कॉमनैलिटी देखी। एक सेंटेंस को दूसरा सेंटेंस जो आता है वो क्या वो पहले सेंटेंस को फॉलो करता है। सो पर्टिकुलर जो हमारी टैक्टिक्स हो सकती थी, पर्टिकुलर जो हमारी स्ट्रेटजी हो सकती थी उसको हमने जाना। अब हम आगे जा रहे हैं और आगे का क्वेश्चन है, इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। और इसमें क्या क्या हमको डालना है, ये हमको फ्रेजल वर्ब्स के बारे में बताने जा रहे हैं। आई रियली लव देम डूइंग राइट। तो मैं करता हूँ 51 को, समय को आगे बढ़ाता हूँ और समय को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। 51 की तरफ चलते हैं। देखिए फ्रेजेस को अगर आप प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे तो फ्रेजेस को करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और फ्रेजेस बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती हैं क्योंकि इनको जानना बड़ा मुश्किल होता है। दे डू नॉट फॉलो सम सर्टन रूल्स। सो सर्टन रूल्स से भी दे कैन गो बियॉन्ड द रूल्स इवन एंड दे कैन गिव अस समथिंग वी हैव नेवर एक्सपेक्टेड, अनयूजुअल, समथिंग अनकैनी। वोकैबुलरी इसलिए स्ट्रांग होना चाहिए। तो चलते हैं 51 की तरफ। ऑन हिज वे टू कैपिटल द मिनिस्टर ब्लैंक द एमिनेंट सोशल वर्कर एट हिज रेजिडेंस। मतलब आप समझ गए होंगे। ऑन हिज वे टू कैपिटल, मिनिस्टर कहीं कैपिटल की तरफ जा रहे थे तो जाते समय उन्होंने एमिनेंट सोशल वर्कर से उसके घर पर बात की। जाते हुए कहीं पर अपने जा रहे थे कैपिटल, लेकिन रास्ते में कहीं वो उनके रेजिडेंस पर रुके। पहला है कॉल्ड ऑन। कॉल्ड ऑन का मतलब बिल्कुल ऐसा ही होता है, आप जाते हैं कहीं पर और थोड़ी देर के लिए विजिट करते हैं कहीं पर, उसको हम कॉल्ड ऑन कहते हैं। लेकिन अभी फाइनल नहीं कर रहे हैं जब तक हम सारे नहीं पढ़ लेते हैं। बहुत जल्दी से कर सकते हैं अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, स्पीचेस पढ़ते हैं, सुनते हैं और बहुत सारे पेपर्स, प्रीवियस पेपर्स को सॉल्व कर लेते हैं। पहले अनसॉल्व करते हैं, उसके बाद में प्रीवियस पेपर्स को करते हैं। आपको प्रैक्टिस करनी होती है, कॉन्सेप्ट को जानना होता है, कंसेप्चुअल एंड कंटेक्चुअल नॉलेज आपको लेनी ही होती है राइट। तो चलिए देखते हैं। कॉल्ड ऑन प्रोबेबल है, अभी तक हमने इसको लिस्ट में रख लिया, हो सकता है। कॉल्ड, मिनिस्टर कॉल्ड द एमिनेंट। कॉल्ड इज नॉट द राइट ऑप्शन। कॉल्ड जाते हुए किसी को नहीं करते हम। कॉल्ड मीन्स जस्ट आप किसी को बुला रहे हैं, यू जस्ट से अ नेम। मेरा कोई दोस्त जा रहा है, आई कॉल्ड हिज नेम, इट इज़ लाइक दैट। कॉलिंग फॉर, कॉल फॉर का मतलब होता है टू डिमांड, टू डिमांड। फॉर एग्जाम्पल आर सक्सेस डिमांड्स परसिवियरेंस एंड perseverance and perseverance you need, if I make a sentence, our success demands perseverance, focus and patience। एक सेंटेंस बना दिया हमने। तो डिमांड करती हैं सारी चीज़ें ये। कॉल ऑफ, कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसल्ड। द प्राइम मिनिस्टर कॉल्ड ऑफ द मीटिंग yesterday, right? So right option eliminate कर दी हमने तीनों ऑप्शन को। कॉल्ड ऑन इज द राइट ऑप्शन। 52 the fire brigade fought for 4 hours to blank the fire in the building। यानी कि फायर ब्रिगेड है, 4 घंटों तक वो लड़ता रहा, मुकाबला करता रहा। टू द फायर इन द बिल्डिंग, जो बिल्डिंग में आग लगी हुई थी। पुट इन का मतलब होता है आप इन्वेस्ट करते हैं। एज वी आर पुटिंग इन आर हार्ड एफर्ट्स, आर ओरिजिनल एफर्ट्स। इन्वेस्ट करना किसी ने, पुट इन, इन्वेस्ट करना, हिम्मत को इन्वेस्ट करना, किसी भी चीज़ को, मेहनत को इन्वेस्ट करना, पुट इन का मतलब होता है। ग्रेट एफर्ट्स को पुट इन करना। पुट आउट का मतलब आप जानते हैं, पुट आउट माने बुझाना होता है, एक्सटिंग्विश होता है, बुझाना। जैसे यू पुट आउट द कैंडल्स ऑन योर बर्थडे। पुट ऑन का मतलब वेयर होता है, किसी चीज़ को पहनना, पुट ऑन। और आर पुटिंग ऑन, आपके शरीर पर क्या है। वेयर का मतलब वास्तव में होता है व्हाट यू हैव वॉर्न, और पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। थोड़ा सा फ़र्क है, नुआंस है। और पुट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को डिफ़र कर देना, प्रोक्रेस्टिनेट करना, उसको आगे बढ़ा देना, डिले करना, डिफ़र करना राइट। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हमको नज़र आता है, आग को पुट आउट ही किया जाता है। 52 का जो आंसर हमारा है वो है बी। ओके, आगे चलते हैं। 53 रवि हैज़ प्रूव्ड दैट ही कैन
ऑन हिज प्रॉमिस बाय विनिंग द मैच। रवि ने कहा, आप समझ गए मतलब, इतना इंग्लिश तो आपको जाननी ही चाहिए। रवि हैज़ प्रूव्ड दैट ही कैन ऑन हिज प्रॉमिस बाय विनिंग। मैच जीतकर वो प्रॉमिस को कुछ प्रूव करना चाहता है। कैरी थ्रू, कैरी आउट, कैरी और कैरी ऑफ। देखिए कैरी थ्रू का मतलब क्या होता है? कैरी थ्रू का मतलब ये है कि अगर आप इस चीज़ को कर रहे हैं, यू विल कैरी थ्रू, यू विल टेक इट फॉरवर्ड, कैरी थ्रू। और कैरी आउट का मतलब है एग्जीक्यूट करेंगे, आप उसको पूरा करेंगे किसी काम को। कैरी आउट का मतलब यहाँ है, तो कैरी आउट का मतलब क्या यहाँ होता है? रवि हैज़ प्रूव दैट ही कैन कैरी आउट ऑन हिज प्रॉमिस बाय विनिंग द मैच। लगता है कैरी ऑन हिज प्रॉमिस, ऐसा लगता नहीं है। कैरी ऑन विद हिज, तो विज आना चाहिए था, कैरी ऑन विद हिज प्रॉमिस, नहीं लगता है, कैरी नहीं करते हैं प्रॉमिस को। कैरी ऑफ, कैरी ऑफ भी हमको नहीं लगता है, क्योंकि कैरी ऑफ का मतलब होता है ही विल कैरी ऑफ ऑन द प्रॉमिस नहीं होता, ही विल कैरी समथिंग ऑफ, आप किसी चीज़ को सक्सेसफुली कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन हमको लगता है 53 के अंदर, 53 के अंदर हमारा ऑप्शन जो सही है वो है कैरी आउट। इसका मतलब होता है सक्सेसफुली किसी चीज़ को कंप्लीट करना, या आप किसी चीज़ को सक्सेसफुली अकम्प्लिश कर लेते हैं। सो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 54 की तरफ चलते हैं। 54 में हमारा ऑप्शन है इट इज़ बेस्ट टू पॉलिटिक्स व्हेन इन द क्लासरूम। यानी कि क्लासरूम में जब आप हैं तो पॉलिटिक्स को आपको क्या करना चाहिए? कीप आउट, क्या आपको पॉलिटिक्स बाहर रखनी चाहिए? कीप ऑन, क्या आपको पॉलिटिक्स चलाते रहना चाहिए, टू कंटिन्यू विद पॉलिटिक्स? इट इज़ बेस्ट टू कीप ऑन पॉलिटिक्स। कीप ऑन पॉलिटिक्स थोड़ा जम नहीं रहा है सेंटेंस। कीप ऑन पॉलिटिक्स, कीप ऑन डूइंग समथिंग होता है, कीप ऑन प्लेइंग पॉलिटिक्स और समथिंग, नहीं आ रहा है सेंटेंस। कीप ऑफ पॉलिटिक्स, देखिए ऑफ सेपरेशन दिखाता है, आउट दिखाता है कि आपने एक चीज़ को यू कीप इट आउट ऑफ योर साइट। सो कीप ऑफ आपने दूर रख दिया कहीं अदर, लेकिन है वो आपके आसपास ही, कीप ऑफ। सो सेपरेशन की बात नहीं है, कीप ऑफ द पॉलिटिक्स। कीप इट ऑफ द चिल्ड्रन, ये बच्चों से पास से दूर रखें, लेकिन है तो वहीं पर। कीपिंग, इट इज़ बेस्ट टू कीपिंग पॉलिटिक्स। कीपिंग पॉलिटिक्स बिल्कुल गलत है, यहाँ पे जीरन का यूज़ नहीं हो सकता है। प्रेपोजिशन है, जीरन का कोई यूज़ यहाँ नहीं है। राइट ऑप्शन इज़ द ऑप्शन ए। When you keep something out or when you keep out something, then means आपके आसपास रहता है वो, but you remain, it remains outside your use, right? क्योंकि आप चीज़ों को बाहर रख देते हैं। A option is the right option. 55. It shows that she has many years of service. Many years of service. ऐसा लगता है, शोज़ लगता है, दिखाई पड़ता है दैट शी हैज़ मैनी ईयर्स ऑफ सर्विस। पुट इन, इन्वेस्ट किए हैं काफ़ी साल, हो सकता है, ठीक भी लगता है। मैनी ईयर्स ऑफ सर्विस, काफ़ी साल उन्होंने अपने इन्वेस्ट कर दिए हैं। पुट आउट, बिल्कुल नहीं, काफ़ी साल उन्होंने बाहर कर दिए हैं। पुट आउट मैनी ईयर्स ऑफ सर्विस, पुट आउट नहीं होता है। यू डू नॉट पुट आउट, एक्सटिंग्विश। पुट, केवल पुट का मतलब कुछ नहीं होता, बिकॉज सर्विस इज़ नॉट समथिंग अ थिंग दैट यू कैन पुट समवेयर। Put on, service is not something you can put on. So right option could be put in. It means you invested many years of service, right? आगे चलते हैं 55 के बाद में 56. The chairperson said that the group was of time. चेयरपर्सन ने कहा कि ग्रुप was of time. रन के बारे में दे रखा है। रन आउट माने होता है किसी चीज़ की कमी हो जाना, किसी भी चीज़ की कमी हो जाना। मे बी द फ्यूल मे रन आउट, यू मे रन आउट ऑफ फ्यूल, राइट। ऑफ भी दे रखा है, इसके बाद में ऑफ भी आता है, तो ऑफ प्रेपोजिशन भी हमको देखिए। इसका एक तरीका ये भी है, पहले और बाद में जो प्रेपोजिशन आते हैं, जीरन कहाँ पर आता है, ये सारे क्लू हैं कौन सी चीज़ को। अगर हमारा ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, जैसे हमने देखे हैं, अगर हम पीछे एक आपने सेंटेंस किया था अभी 55 में किया था, इट शोज़ दैट शी हैज़ put in many years. So put in many years, she has many years, she has put many years in the service, ऐसा हो सकता था। लेकिन put in many years of service बड़ा है, तो इसको हमने बाद में रखा। वहीं पे हमने एक सेंटेंस किया था 54 में, देखें, it is best to keep out politics, keeps politics out। लेकिन हमने यहाँ पर लिया थोड़ा सा मीनिंगफुल बनाने के लिए, it is best to keep out politics when in the classroom। इसको हमने थोड़ा सा एम्फेटिक बनाने के लिए ऐसा किया। यहाँ पर हम जो देख रहे हैं, chairperson said the group was
ऑफ टाइम, ऑफ पे ध्यान दीजिए, प्रेपोजिशन है, रन आउट ऑफ फ्रेज होता है। तो ये लगता है मुझे, ये इट साउंड्स मोर लाइकली। अभी लेकिन मैं सारे ऑप्शंस को देखना चाहूँगा। बी रनिंग ऑफ टाइम, नो, रनिंग ऑफ टाइम इज़ नॉट एन ऑप्शन। रनिंग विद ऑफ, दो प्रेपोजिशन, कैन नॉट कम टुगेदर, कैन नॉट रियली कम टुगेदर। रन आउट ऑफ, दैट द ग्रुप वॉज रन आउट ऑफ हो नहीं सकता है, तो आईएनजी चाहिए उसमें। क्लू को देखिए ध्यान से, वॉज है तो आईएनजी चाहिए और आईएनजी केवल ए में है। 56 राइट ऑप्शन इज ए, राइट, 56 राइट ऑप्शन इज ए। चलते हैं 57 की तरफ। इफ आई एन एंजल आई वुड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पीपल। कंडीशनल सेंटेंस, वुड सेकेंड सेंटेंस बना हुआ है, इंडिपेंडेंट प्रिंसिपल क्लॉज वुड में है, तो पहला सेंटेंस किस में होना चाहिए? आप ही बता देंगे इसको, वर परफेक्टली। इतना तो हम समय बचाने के लिए कर सकते हैं। इफ़ आई वर, हमारा ऑप्शन है बी, 57 का बी ऑप्शन है, राइट। एक इमेजिनरी अनरियल सिचुएशन है। 58 वेयर देयर इज़ अ देयर इज़ अ वे। जहाँ चाह वहाँ रहा, कई बार सुना भी, अगर नहीं भी सुना है तो एक बार देख लीजिए। वेयर देयर इज़ अ रोड देयर इज़ अ वे। जो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं और उन्होंने बिल्कुल, दे हैव सेपरेटेड देमसेल्व्स completely from study or writing, reading books and articles and listening to the people or listening to the radio or to some videos और articles, यानी कि listening भी अगर नहीं कर रहे हैं तो उनका बिल्कुल नहीं हो सकता है कुछ। उनको अगर हिंदी भी नहीं पता है, जहाँ चाह वहाँ रहा, तो नहीं होगा। इसमें भी टाइम मत ख़राब कीजिएगा। Where there is a will, there is a way. It means D option is the correct option. 59. 58 में D option is the correct option. 59. The people, the police could not establish how the accident, यानी कि वो उस चीज़ को साबित नहीं कर सकी कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, शायद ये कहना चाहते हैं। Came off, came off, क्या आपको लगता है? Came off, came about, आपको लगता है came about आ सकता है? Came on और came out। देखिए पहला जो कम ऑफ है, कम ऑफ का मतलब है कि जिसका गुजर जाना। हाउ डिड द सेरेमनी कम ऑफ, कैसे गुजरी सेरेमनी? इट केम ऑफ नाइसली, सक्सेसफुली, तो गुजरना। कम ऑफ का मतलब होता है एक एज हो जाना, जिसमें आप अच्छे तरह से समझ लगते हैं। ही हैज़ कम ऑफ एज, वो भी आप हो सकता है, लेकिन वहाँ पर देख लीजिएगा कि वहाँ पर कम ऑफ के बाद में क्या है, तो वो ऑफ है, ये OFF है। आगे चलते हैं। केम ऑन, accent came on, no, accent does not come on or did not come on or do not or never came on, right, like that. Accidents के साथ में came on नहीं आता है। came out, accidents never came out। कोई चीज़ came out नहीं है, कोई रीज़न नहीं है, कोई सीक्रेट नहीं है, कोई इस तरह की बात नहीं है जो बाहर आ गई है। so came about, come about, happen, how did it come about? so how did the accident come about? How the accident came about is the right option. To happen, to take place is the meaning of this. So 59 आपने देखा कि came out का मतलब है to happen, और यहाँ पर 59 में B option is the right option. 60. I my old friend after 20 years. पहला है मैं और मेरे दोस्त बहुत दिनों बाद में अचानक से मिल गए। अचानक से मिलना क्या होता है? देखिए ran in कोई नहीं होता है, रन इन टू समथिंग होता है। पहला है ऑप्शन हमारा, तो रन इन टू को अभी देखते हैं। हो सकता है आई रन इन टू माई फ्रेंड। रन इन बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि आफ्टर 20 ईयर्स सो नहीं बनता है। आई रन ऑन भी नहीं होता है। रन ऑन सेंटेंस होते हैं वैसे बहुत सारे। तो यहाँ पर जो एक सेंटेंस है, एक हमारा फ्रेज़ है रैन इन टू। देखिए बम्प इन टू, रन इन टू, कम अक्रॉस, ये सारे जितनी भी चीज़ें होती हैं ये अचानक से मिलने पर होती हैं। रैन इनटू, बम्प इनटू, राइट। ये सारे सेंटेंस जब आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जो प्रोग्राम्ड नहीं था, अपॉइंटमेंट नहीं था, लेकिन आप उसे अचानक मिल जाते हैं। रैन इनटू माय ओल्ड फ्रेंड, आप कह सकते हैं आई बम्प्ड इनटू माय ओल्ड फ्रेंड आफ्टर 20 ईयर्स। आई रैन इनटू माय ओल्ड फ्रेंड। रन इनटू का मतलब और क्या होता है? टू व्हीकल्स कैन रन इनटू ईच अदर, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ दोस्तों की बात हो रही है, तो टू फ्रेंड्स कैन रन इनटू ईच अदर आफ्टर 20 ईयर्स,
It sounds plausible and it is also a nice option to go for. So A option is the correct option, right? Okay. रन आउट का मतलब और भी होता है. अगर आप देखें यहाँ पे रन आउट नहीं आ सकता है, रन इनटू. इसका मतलब रन आउट का मतलब क्या बताया था कि सप्लाई ख़त्म हो गई, लेकिन यहाँ पर क्या मतलब है, यहाँ पर अचानक आप मिल जाते हैं किसी से, राइट. आगे चलते हैं. तो 60 हमने सेंटेंस कर लिए हैं. अब आते हैं सिनोनिम्स के ऊपर. आपका एक बहुत ही पसंदीदा और मेरा भी एक टॉपिक आ गया, सिनोनिम्स. वोकैबुलरी कितनी भारी आपको सफलता दिला सकती है, इसको सोचेंगे अब आप. आइए करते हैं. All the developments that took place in the 20th century have had implications for the next century. अब 61 में implication क्या होता है? implication का देखिए मतलब होता है कि आगे आने वाला असर क्या पड़ेगा, influence in the future क्या होगा, implication क्या होगा इसका, what possible effects can we have in the future. So पहला है consequences, बिल्कुल सकता है. दूसरा है interference, no I don't think so. interference you meddle समझते हैं, दूसरे के मामले में टांग अड़ाना. feedback बिल्कुल नहीं हो सकता है. planning नहीं मिलता. तो पहला है consequence is the right option. देखिए synonyms और antonym में कुछ नहीं करना होता है. इनमें थोड़ा सा कभी समय लगता है. it may confuse you. Sometimes it may confuse you, or rather say seldom should they confuse you. I don't think so. Sorry. 62. He is such a leader that his actions are contagious. देखिए दो चीज़ें contagious होती हैं. अगर किसी चीज़ को आप contagious कहते हैं तो आप उसको क्या कह सकते हैं? कोई चीज़ अगर contagious है तो क्या बोलेंगे उसको आप? कोई चीज़ अगर कंटेजियस है तो आप बोल सकते हैं वो फैल जाती है बहुत ज़्यादा. कभी कभी तो ऐसा ही बोलते हैं कि किसी की हंसी भी बहुत ज़्यादा कंटेजियस होती है, फैल जाती है, ट्रांसमिटिंग होती है. लिखा भी है इसमें ट्रांसमिटेबल. और इन्फेक्शियस भी इसको कह सकते हैं. बीमारी नहीं, हंसी भी हमारी होती है. हिज लाफ्टर इज़ कंटेजियस, यू नो, हिज करेज इज़ कंटेजियस. वहाँ तो आता ही है, लेकिन यहाँ देखते हैं तो फैल जाए चीज़ें. कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ट्रांसमिटेबल, जो फैल जाए. इफेक्टिव आंसर आपका आ चुका है. 63. The budget incorporate, इंटीग्रेट करना किसी चीज़ को, इनकॉर्पोरेट करना. आपने सुना होगा जो अमेरिका में ज़्यादा कंपनीज होती हैं, इनकॉर्पोरेशन होती हैं. गूगल इंक, INC डॉट लग जाता है, इनकॉर्पोरेशन, यानी कि बहुत सारे इंटीग्रेटेड कंपनीज को लिए होते हैं. तो आपको मैंने बताया दिया है कि इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है. यहाँ पर आप थोड़ा सा इसका मतलब भी निकाल सकते हैं. और बात क्या मैं आपको सबके मतलब बताता चलूँ? तो एक बार मैं 62 में आपको मतलब बताता हूँ. इफेक्टिव का मतलब जानते हैं, अनथिंकेबल का मतलब आप जानते हैं, यानी कि किसी सिचुएशन और इवेंट में कुछ भी आपको नहीं पता है और बहुत एक्सट्रीमली अनलाइकली और ऐसे सिचुएशन है जो अनडिज़ायरेबल हो, उसको बोलते हैं. इंटीग्रेट का मतलब समझते हैं, एक्सक्लूड का मतलब समझते हैं कि जो आपने रिमूव कर दिया किसी चीज़ को. और ले डाउन का मतलब क्या होता है? आप किसी चीज़ को ले डाउन, इट मीन्स यू ले डाउन सम रूल्स एंड रेगुलेशन. और किसी चीज़ को नीचे रखते हैं, यू ले डाउन समथिंग इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, राइट. सो बहुत सारे चीज़ें आप यहाँ पे रख सकते हैं. और ले का मतलब देना भी होता है, ही लेड द टेबल, तो वहाँ पर उसका मतलब नहीं आ रहा है. रिमूव्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को हटा देना, ठीक है. तो इनकॉर्पोरेट की तरफ चलते हैं. 63 की तरफ हम चल रहे हैं. तो 63 में हम कौन सा लिखते हैं? इंटीग्रेटेड इज़ द लास्ट ऑप्शन और बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन. 64. हिज थीसिस मेक्स ऑल जेनेरिक स्टेटमेंट्स विच हैव ऑलरेडी बीन प्रूव्ड. तो देखिए जो 64 है उसमें आप देख सकते हैं कि जेनेरिक वो होता है जो नॉट स्पेसिफिक है, नॉट स्पेसिफिक. और हमको क्या चुनना है इसमें? नॉट स्पेसिफिक. तो ए तो नहीं हो सकता है. और जो नॉट स्पेसिफिक है वो क्रूड मीन्स रॉ भी नहीं हो सकता है. नॉन स्टैंडर्ड, नॉट स्पेसिफिक, नॉन स्टैंडर्ड, तो ये भी मुझे नहीं लगता. मुझे लगता है इसका ऑप्शन सी होना चाहिए, क्योंकि ब्रॉड जो चीज़ें हैं स्पेसिफिक नहीं हैं, वो ब्रॉड हैं चीज़ें. सिनोनिम जाता है. जो ब्रॉड हैं, बहुत सारी फैली हुई चीज़ें हैं, वो जेनेरिक हो सकती हैं, स्पेसिफिक नहीं है, आम हो सकती हैं, ब्रॉड हो सकती हैं इस सेंस में 64 में. तो आप इसको अपना ऑप्शन चुन सकते हैं, राइट. आगे चलते हैं. 65. The captain produced yet another stellar
show to make her team enter the semi-finals. Captain produced yet another stellar show. देखिए, जब आप कोई काम स्टेलर करते हैं, जब आप कोई काम को स्टेलर करते हैं तो स्टेलर परफॉर्मेंसेस के लिए ज़्यादातर आता है, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के लिए ज़्यादातर आता है। और परफॉर्मेंस के लिए जब ज़्यादातर आता है तो हम बोल सकते हैं स्टेलर परफॉर्मेंस, स्टर्लिंग परफॉर्मेंस, स्टेलर परफॉर्मेंस, तो शानदार परफॉर्मेंस के लिए आता है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पहले लिखा है, हालांकि ये हो सकता है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सही ऑप्शन है इसका, मैंने वैसे ही बता दिया आपको। एक्लिप्स नहीं हो सकता है। एक्लिप्स माने किसी चीज़ को कवर कर लेना, जैसे ग्रहण लगना बोलते हैं, एक्लिप्स हम ऐसे भी यूज़ करते हैं, दैट सुमित हैज़ एक्लिप्स्ड ऑल अदर परफॉर्मेंसेज, ऑल परफॉर्मेंस। एक्लिप्स माने उसने सबको पीछे छोड़ दिया, सबका रंग फीका कर दिया। एक्लिप्स ऐसे भी आता है। पुअर नहीं आ सकता है, नॉट अ ग्रेट, ये कुछ नहीं मतलब होता है। 65 से चलते हैं 66 की तरफ। A new show is trying to change the cliched depictions of women in animation. Cliched, देखिए cliched मुझे तो पता है, मैं इसमें ज़्यादा समय नहीं भी ले रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो cliched होता है उसका मतलब होता है ओवर यूज्ड, बहुत बार उसको यूज़ कर लिया गया है। आप बोलते हैं, जैसे बहुत सारे क्लीशेड स्टेटमेंट्स बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं बिलीव मी और नॉट, but you need to come, or this is the truth, believe me or not, in a cliched phrase or statement। तो ओरिजिनल नहीं हो सकता है। हैकनीड बहुत अच्छा वर्ड है। क्रोनी कौन होता है? जो आपका दोस्त होता है, क्रोनी, क्रोनी आप उसको बोल सकते हैं। क्रोनी माने जो आपका बहुत अच्छा दोस्त होता है उसको हम क्रोनी बोलते हैं। हैकनीड क्या होता है? हैकनीड होता है जो बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया हो, जो थोड़ा सा ओरिजिनल ना हो, जिसमें ओरिजिनलिटी नहीं हो, वो क्रोनी, वो होता है हैकनीड लगता है, हो सकता है। क्लीशेड बहुत यूज़ किया गया हो, हैकनीड भी वही है, बहुत यूज़ किया गया हो। क्रोनी माने दोस्त होता है, क्लोज फ्रेंड होता है, चम कह सकते हैं, राइट, और पैल कह सकते हैं। और आर्टिफिशियल जो आप कह रहे हैं, आर्टिफिशियल यानी कि जो थोड़ा सा कॉस्मेटिक होता है उसको आर्टिफिशियल कह लेते हैं। देखिए, मैंने कॉस्मेटिक कहा है, इसको आर्टिफिशियल को याद रखिएगा इन सब चीज़ों को। 66 का सही ऑप्शन जो हमें मिलता है, वो ऑप्शन मिलता है हमको हैकनीड। जो बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया गया हो उसको हम हैकनीड कहते हैं। बहुत अच्छा वर्ड है बोलने के लिए, आप इसको अपनी रोज़ाना की जो वोकैबुलरी है उसमें यूज़ कर सकते हैं, हैकनीड। 67, नॉट एवरीवन फाइंड्स अ वोकेशन विच सूट्स वंस एप्टीट्यूड। यहाँ पे मैं आपको सावधान करूँगा, आई कॉशन यू। एक कॉशन क्या दे रहा हूँ मैं आपको कि आप सावधान रहिएगा। एक होता है वोकेशन, एक होता है वोकेशन। देखिए, वोकेशन माने छुट्टियों पे जाते हैं वोकेशन पर, और वोकेशन माने होता है काम, आपका ऑक्यूपेशन। तो यहाँ पे लिखा भी है ऑक्यूपेशन, और आपका आंसर तो मिल ही गया है, याद रखिएगा वोकेशन। इसका मतलब बता दूँ, हर किसी को अपना एप्टीट्यूड, रुचि के अनुसार कार्य नहीं मिलता, ऑक्यूपेशन नहीं मिलता। एटीट्यूड आप जानते हैं क्या होता है। एटीट्यूड किसी की थिंकिंग से रिलेट करता है। ये क्या थिंकिंग पैटर्न है आपके, एटीट्यूड किस तरह की थिंकिंग है आपकी, टेम्परामेंट कैसा है, अप्रोच आप किस तरह से चीज़ों को देखते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, लाइकिंग क्या है, पसंद करते हैं। तो आंसर आ चुका है ऑक्यूपेशन। आगे चलते हैं 68 की तरफ। अनइंटरप्टेड रेन हैड फटीग्ड द कम्यूटर्स फ्रॉम द आउटस्कर्ट्स टू द सिटी एंड वर्क सफर्ड। क्या हुआ कि जो अनइंटरप्टेड बारिश है, बिना रुके बारिश पड़ रही है, लगातार पड़ रही है, फटीग। देखिए, फटीग का मतलब होता है थकान से, एग्जॉशन से। तो इसमें हालांकि लिखा ही है, अगर आप इतना जानेंगे, ये सारे वर्ड आपको साधारण पढ़ने से नहीं मिलेंगे। जब आप बहुत पढ़ेंगे, अपनी पढ़ने के इनटेक को बढ़ा लेंगे, तो आपको ये सारे वर्ड अवेलेबल होने लगेंगे। यू नीड टू मिंगल विद पीपल, यू नीड टू डेल्व योर सेल्फ डीपर, यू नीड टू प्लंज डीपर इनटू द बुक्स। बुक से प्यार करिए, आर्टिकल्स को पढ़िए, पढ़ने में थोड़ा सा रुचि लीजिए, थोड़ा सा आसान चीज़ शुरू करिए पढ़ने के लिए, उसके बाद में धीरे धीरे उसको थोड़ा सा अच्छी तरफ बढ़ते जाइए ताकि ये वर्ड आपको मिलने लगे। तो पहले थोड़ा आसान पढ़िए और छोटी किताबें पढ़िए, उसके बाद में धीरे धीरे उसको थोड़ा डिफ़िकल्ट पढ़ना शुरू कर दिए। डिफ़िकल्ट कुछ नहीं होता। आपको मैंने हैकनीड बताया, हैकनीड आपने मामूली बना दिया, बोल बोल कर, यूज़ करके, जानबूझ कर, लोगों से बातचीत करके अपनी एक डिक्शनरी बनाया, मुझसे पूछा, संपर्क में रहे, मेरे वीडियोस देखते रहे। मैं वीडियोस डालता हूँ, उसमें जानबूझकर यूज़ करता हूँ ताकि वो हमारे फैशन में आए। दे शुड बी ब्रॉट इन वोग। प्रचलन में जब प्रेवलेंस में होंगे तो वो होंगे, याद होंगे, आप सुनेंगे भी। जब तक आप सुनेंगे ही नहीं, देखिए जो ईयर है वो बहुत शानदार मशीन है। एक बार उन्होंने अपने आप को इस डिवाइस ने, ईयर्स ने सेव कर लिया
तो कभी भी आप उसके गलत मीनिंग को रिसीव नहीं करेंगे। ये शानदार दुनिया की सबसे टेक्नोलॉजिकल एंड सोफिस्टिकेटेड मशीन हमारे पास में है, इसका इस्तेमाल करना सीखिए आप। ओके, अनइंटरप्टेड रेन हैड फटीग द कम्यूटर्स, अब कम्यूटर्स आया है। एक ही रूट पर एक जगह से दूसरी जगह पे जो लोग रोज़ाना सफ़र करते हैं, ट्रैवल करते हैं, उनको कम्यूटर्स कहा जाता है। आउटस्कर्ट्स कौन सी चीज़ें होती हैं? जो किसी शहर से बाहर का जो हिस्सा होता है आउटस्कर्ट्स उसको बोलते हैं, राइट। तो एक्साइटेड नहीं है, रिफ्रेश नहीं है, स्लो नहीं है, एग्जॉस्टेड। मैंने बताया फटीग माने एग्जॉस्ट होता है। 69 the leader said, I am aghast with the development so far. I will take time to understand this. aghast वर्ड मुझे बहुत पसंद है। aghast वर्ड मुझे बहुत बहुत पसंद है। अब क्या होता है aghast? आपने अगर पहले नहीं सुना है तो मैं आपको aghast के बारे में पहले बता दूं। देखिए, aghast माने इसमें दो चीज़ें हैं। aghast में पहली चीज़ तो इसमें डर होना चाहिए। aghast में डर होना चाहिए। और जब मैं बोलता हूँ कि इसमें कहा है अगास्ट में डर होना चाहिए, तो डर का मुझे मिल जाता है केवल एक वर्ड है, हॉरिफाइड। तो आंसर तो मिल गया आपको, अगास्ट मीन्स हॉरिफाइड। वरी भी होनी चाहिए और टेरर वर, ये सारे वर्ड इसमें आ गए हैं, तो इतने से भी आपका काम चल जाएगा। आई एम अगास्ट विद द डेवलपमेंट सो फार, आई एम शॉक्ड एंड आई एम हॉरिफाइड, आई विल टेक टाइम टू अंडरस्टैंड दिस। समझ लूँगा इसको। सेटिस्फाइड नहीं है, सैड नहीं है, अम्यूज़ नहीं है, जिसे अम्यूज़ को बोलते हैं, एंटरटेन्ड नहीं है। So aghast, horrified, D option. 70. The cause of the accident is yet to be ascertained, but police officials suspect the driver of the vehicle allegedly fell asleep. इसमें भी बहुत अच्छे वर्ड आ गए हैं। देखिए, ascertain का मतलब क्या होता है? सर्टेन कर देना है। अभी कॉज ऑफ एक्सीडेंट को सर्टेन नहीं किया गया है। एज सर्टेन देखिए, इसमें सर्टेन माने पक्का नहीं किया गया है, एज सर्टेन माने किसी चीज़ को पक्का करना। अब बताइए इसमें आपके ऑप्शंस में ए बी सी डी पक्का करने का कौन सा वर्ड है? डिटरमिन्ड, कर्टेन्ड, थॉट ऑफ, बीइंग नोन। डिटरमिन्ड 70th का है डिटरमिन्ड। आप उसको डिटरमिन करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं। कर्टेन्ड का कोई मतलब यहाँ नहीं है, पर्दों से कोई मतलब नहीं है। कर्टेल्ड शायद ही मुझे लग रहा है कर्टेन्ड लिखा हुआ है। थॉट ऑफ का मतलब नहीं है और बीइंग नोन का मतलब नहीं है बिल्कुल भी। एज सर्टेन मीन्स डिटरमिन्ड। 70 हमने कर लिए हैं और इसमें करने में बाकी मज़ा आया। अब एक और मज़ा हमको आने वाला है, शानदार, इसमें आपको मज़ा आएगा करने में, एंटोनिम्स। तो आप देख रहे हैं कि कितना इन्जॉयमेंट हमको मिलता है, हाउ इन्जॉयबल दीज एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स आर। शुरू करते हैं। 71. अर्ली medieval period was not a combination of urban and rural civilization. It was not a period of urban decay as claimed by some. अब अर्बन डिके इसमें हमसे पूछा गया है। देखिए, जब कोई चीज़ डिके होती है, आपने सुना होगा दांतों के बारे में, टूथ डिके। तो डिके का मतलब क्या है? कि कोई चीज़ ख़राब हो रही है, कोई चीज़ ख़त्म हो रही है। और ख़त्म होने का कौन सा इसमें एंटोनिम होगा? लेकिन हमको एंटोनिम चुनना है, ध्यान रखिएगा, हमको चुनना है एंटोनिम। सर्वाइवल, कोई चीज़ ख़त्म हो रही है, कोई चीज़ सर्वाइव कर रही है, जिंदा है, हो सकता है। स्ट्रॉन्ग कंटेंडर। वेस्ट अवे, ये तो डिके के साथ हो गया। वेस्ट अवे, दांत खराब हो रहे हैं यानी कि वेस्ट अवे हो रहे हैं, वेस्ट जा रहा है। डिकम्पोजिशन, ये भी वही हो रहा है। कोई चीज़ डिकम्पोज होती है तो क्या होती है? रॉट हो जाती है, सड़ जाती है, केमिकल उसमें प्रोसेस होता है। स्पॉइल का मतलब भी वही है, किसी चीज़ को बिगाड़ना, ख़राब करना, स्पॉइल हो जाना। एक ऑप्शन इसमें बचता है सर्वाइवल का। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 72. He speaks eloquently and can pull crowds, यानी कि वो eloquent का मतलब क्या होता है? देखिए, eloquent का मतलब होता है अगर कोई इंसान eloquent है तो वो इंसान बहुत फ्लुएंट है। और eloquent जब होगा तो वो अच्छा भी होगा, धारा प्रवाह बोल रहा होगा, उसमें एक लाइन ऑफ थॉट होगा, कहीं इंटरप्शन नहीं होगा, शब्द उसके मुंह से बह रहे होंगे, उसके बोलते हैं कि द वर्ड्स रोल ऑफ हिज टंग, बहते रहते हैं वर्ड। एलोक्वेंट स्पीकर है। पहला कंफ्यूजिंग, हो सकता है कंफ्यूज है, बिल्कुल कंफ्यूज है, पता ही नहीं चल रहा क्या बोल रहा है। एक्सप्रेसिव है, जो एलोक्वेंट है वो तो एक्सप्रेसिव होगा ही, उतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव होगा जितना एलोक्वेंट होगा। जो एलोक्वेंट होगा क्या वो पावरफुल भी होगा? बिल्कुल हो सकता है पावरफुल।
लेकिन पावरफुल तो यहाँ नहीं है, एलोक्वेंट पावरफुल तो सिनोनिम हो गए, हमको एंटोनिम निकालना है। तो सी भी, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, ए थोड़ा सा लगा था मुझे, और डी भी फ्लुएंटली जा रहा है, एलोक्वेंट का मतलब बता दिया मैंने आपको। राइट ऑप्शन इज़ द ए ऑप्शन, परफेक्टली। आगे चलते हैं 73 की तरफ। एवरीवन हैज़ टू फाइट द इनर्शिया इन द सिस्टम। अब साइंस के स्टूडेंट्स आप अगर हैं तो इनर्शिया को जानते हैं, और न्यूटन का लॉ भी है। जब कोई चीज़ इनर्शिया में होती है तो जब तक वो आगे नहीं बढ़ती है, जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स उसको आगे नहीं बढ़ा दे, या अचानक से आगे बढ़ाए, तो जितना हिस्सा हमारा इनर्शिया में होता है वो एकदम से झड़क लेता है और वहाँ से हटता है। इनर्शिया माने एक तरह का रिजिडिटी होती है, एक इनर्शिया में रहते हैं, मतलब काम नहीं करना चाहते हैं, इस तरह की बात हो जाती है। स्लगिशनेस, तो वही स्लगिशनेस तो सुस्ती है, अगर थोड़ा सा धीमा काम है तो वो इनर्शिया में हो सकता है। इंडोलेंस, काम नहीं करना, काम ना करने का मन करना, इंडोलेंस खाली पड़े रहना हो सकता है इनर्शिया, लेकिन सिनोनिम है। और चुनना है हमको एंटोनिम एक्टिविटी। देखिए एक्टिविटी में मूवमेंट दिखाई पड़ता है, इनर्शिया में बिल्कुल स्टैग्नेंट दिखाई पड़ती हैं चीज़ें, मोशनलेस चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। तो वहाँ पे मोबिलिटी है और वहाँ पर नहीं है। एक्टिविटी मोबिलिटी है, इनर्शिया में मोबिलिटी नहीं है, हो सकता है। और एक बहुत अच्छा वर्ड आपके पास में आया है, टॉर्पर। बहुत सुंदर वर्ड है, बहुत ही पोइटिक वर्ड है, पावरफुल भी है। टॉर्पर का मतलब क्या होता है? देखिए एक फिजिकल और या मेंटल स्टेट है जिसमें इनएक्टिविटी हमको दिखाई पड़ती है, इसको आप बोल सकते हैं। टॉर्पर का मतलब आप बोल सकते हैं एक तरह की लेथर्जी है। ये लेथर्जी का मतलब है कि खाली पड़े हुए हैं आप, काम करने का मन नहीं कर रहा है, काम है लेकिन मन नहीं कर रहा काम करने का, तो ये भी इसके साथ में जा रहा है। सब चीज़ें हैं, एक वर्ड नहीं है, एक्टिविटी, एंटोनिम। तो यही इसका आंसर है, एक्टिविटी। 74, देयर इज़ अ नीड ऑफ टू प्रमोट फिलैंथ्रोपी इन एजुकेशन। फिलैंथ्रोपी क्या होता है? देखिए फिल जहाँ आए वहाँ लव है, और एंथ्रोपोस माने होता है ह्यूमन। तो ह्यूमन से जो प्यार करे वो फिलैंथ्रोप हुआ। फिल माने प्यार करना, और एंथ्रोपोस माने जो ह्यूमन से रिलेट करती हैं वो चीज़ें। तो चैरिटी, फिलैंथ्रोपी और चैरिटी जैसी चीज़ें हैं, वो भी मानवता से प्यार करती हैं। बेनेवोलेंस, वो भी बेनेवोलेंस, जहाँ भी बेने आ जाए वहाँ भी अच्छी चीज़ें होती हैं, बेने जहाँ भी आ जाए वहाँ अच्छी चीज़ें होती हैं। बेनेवोलेंस ईश्वर को कहा जाता है। बेनेवोलेंस क्या मतलब होता है बेनेवोलेंस का, अगर आप किसी को बताना चाहेंगे तो बेनेवोलेंस का मतलब होता है कि आप काइंड हैं। ईश्वर को काइंड कहा जाता है, बेनेवोलेंट कहा जाता है। चैरिटी आप कहाँ करते हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन आपने की है, किसी को हेल्प देते हैं, फंड रेज करते हैं और दे देते हैं उसको, ठीक है, जिनको ज़रूरत होती है, जो डेस्टिट्यूट हैं उनको आप देते हैं। तो ये बनी नेस्टीनेस। नेस्टीनेस माने होती हैं जो चीज़ें आप बहुत ही गलत तरीके से करते हो, यानी कि जब आप किसी चीज़ को बहुत ही बुरे मन से करते हो, उसमें आपकी जेलसी छिपी होती है, मलिस होता है उसके अंदर, मलिशियस प्लान होते हैं, नेस्टी होते हो आप, यू आर इम्पोलाइट, डिस्कर्टियस, ये सारी चीज़ें नेस्टी होती हैं। इनह्यूमन, लैक ऑफ वैल्यू, नेस्टीनेस, अनफेयर, ये सारी चीज़ें नेस्टीनेस में आती हैं। लाइकनेस, लाइकलीनेस, ये वही चला गया फिलैंथ्रोपी के साथ में। एक वर्ड है नेस्टीनेस जो एंटोनिम चला गया है। सो नेस्टीनेस माने है ये सारे अनफेयर एंड आप लैक ऑफ ह्यूमैनिटी है आपके अंदर, और आपके अंदर बिल्कुल भी कर्टसी नहीं है, डिसकर्टियस हैं आप, आपके अंदर एटिकेट भी नहीं है, आपके अंदर आप इम्पोलाइट हैं बहुत ज़्यादा, आप बहुत ज़्यादा पर्टिनेस दिखाते, इम्पर्टिनेस दिखाते हैं, बदतमीज़ी भी है आपके अंदर। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये नेस्टीनेस में आ सकती हैं। राइट आंसर 75, व्हाट वी लैक इन द करंट टाइम्स इज़ कंपैशन। कंपैशन क्या होता है? जब आपके अंदर नेचुरली काइंडनेस हो सबके लिए, कंपैशन उसको हम कहते हैं। एम्पैथी माने वो होता है जब दूसरों के सुख और दुख में आप साथ रहते हैं, एम्पैथी, और केवल दुख में सिंपैथी। केयरफुलनेस यही वही है, जब आप केयर करते हैं किसी की, उसकी सेंस ऑफ केयर होती है, केयरफुलनेस। इंडिफरेंस, इंडिफरेंस का मतलब है इनसेंसिटिवनेस, माफ़ कीजिए, यानी कि किसी को कोई भी दर्द हो, कोई किसी भी मुसीबत में हो, आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनडिफरेंट है आप बिल्कुल। हो सकता है कंपैशन, काइंडनेस एंड इनडिफरेंस, कोई फ़र्क ना पड़ना। हार्डशिप, हार्डशिप का मतलब भी दुख से है, कंपैशन भी दुख में आता है। तो आप ए, बी और डी को देखें तो सिनोनिम है। एक वर्ड सी, ये हमारा एंटोनिम है।
इंडिफरेंस, कोई फ़र्क किसी पर ना पड़ना, कोई भी बात हो और कोई इंटरेस्ट ना होना, कोई कंसर्न नहीं रखते हैं आप उस बारे में, तो आप इसको बोल सकते हैं। जब आप एम्पैथी करते हैं किसी के साथ में तो लोगों की सुख और दुख को शेयर करते हैं। हार्डशिप होता है जब आप किसी ट्रायल एंड ट्रिब्यूलेशन से गुजरते हैं या आपके अंदर कोई इस तरह की मिसफॉर्च्यून से गुजरते हैं, मिसहैप होता है, तो आप देखते हैं कि आपके अंदर कोई इस तरह का जो इन्फ्लिक्शन है, यानी कि आपके ऊपर कोई दुख है वो टूट पड़ा है, तो आप उसको हार्डशिप बोल देते हैं। 76 पर चलते हैं। 76 है टेम्पेस्चुअस बिहेवियर वुड नॉट यील्ड मच इन एनी प्लेस। देखिए यील्ड माने यहाँ पे जनरेट करना है, कोई चीज़ पैदा करना है। मच इन एनी प्लेस, यील्ड मच, कोई चीज़ अच्छा नहीं करेगा, वुड नॉट यील्ड मच इन एनी प्लेस। टेम्पेस्चुअस, टेम्पेस्ट समझते हैं, समुद्री तूफान को टेम्पेस्ट कहते हैं। टेम्पेस्चुअस है वो, तो उसमें थोड़ी सी उथल पुथल है, यानी कि वो थोड़ा सा टर्बुलेंट है। तो कौन सा आ सकता है? सिनोनिम हो गया टर्बुलेंट। तो हमको जाना है जो शांत हों चीज़ें, जो बिल्कुल ही शांत हो। शांत की क्या क्या हो सकती है? बिल्कुल सीरीन हो, बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें जो शांत हैं वो पीसफुल होनी चाहिए, जो शांत हैं वो फ्लेगमेटिक होने चाहिए, जो शांत हैं वो उनमें टेम्परामेंट हो एक शांति का, जो शांत हैं चीज़ें वो बिल्कुल कैसी हो सकती हैं, और हम बोल सकते हैं स्टिल हों चीज़ें, बिल्कुल उनके अंदर बिल्कुल वो एक तरीके से पैसिफाइड हों चीज़ें, या कहें कि बिल्कुल उनको पैलिएट कर दें आप उनको। बहुत सारे वर्ड होते हैं शांति के, मॉलिफाइड हों। तो यहाँ पे जो शांति है वो टेम्पेस्चुअर के साथ में जाएगी। रिलैक्स एक वर्ड मिलता है, पैशनेट जिसमें पैशन हो, थोड़ा सा उथल पुथल हो। इंटेंस, उसमें भी थोड़ा सा इंटेंस चीज़ें हों बहुत ज़्यादा, जिसमें स्ट्रेंथ भी हो, फोर्स हो और एक ताकत हो जिसके अंदर। इंटेंस हो सकता है विंडी, विंडी जब तेज़ हवाएं चलती हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं। तो एक वर्ड है रिलैक्स्ड, शांत हो, टेम्पेस्चुअस, रिलैक्स इज द राइट ऑप्शन। 77 wooing everyone over an issue for support will not serve much purpose. Wooing, it's a beautiful word, powerful. मैं कहूँगा कि I recommend, strongly recommend, use this word as much as possible. देखिए अब ये बिहार के चुनाव आ गए हैं, तो सारे नेता जितने भी हैं they are trying to woo the supporters and voters. Woo, it means you try to persuade people to be in your favor. वू करते हैं उनको आप, राइट। वू माने किसी से शादी का प्रस्ताव रखना भी होता है, वू करना ये भी होता है। द लवर्स वू देयर, द लवर्स वू ईच अदर, वू करते हैं उसको, शादी का प्रस्ताव रखना है ना, टू प्रपोज टू समबडी, वू। तो डिस्करेज, आकर्षित करना हुआ वू का मतलब, डिस्करेज करना लगता है, इनकरेज और वू एक जैसे हुए। परस्यू, परस्यू यानी कि उनको आप मना रहे हैं, परस्यू कर रहे हैं उनकी बात को, उस पॉइंट को या उनको, वो भी एक बात हुई। या 77 में परसुएड कर रहे हैं, वू मतलब वो भी वही बात हुई। तो आंसर कौन सा हो सकता है? किसी को वू करना, आकर्षित करना, मनाना, और किसी को इनकरेज करना और डिस्करेज करना। डिस्करेज इज द राइट ऑप्शन। 78 द हाइस्ट अवार्ड वॉज बिस्टोड अपॉन हर फॉर हर ह्यूमन सर्विस। देखिए बहुत अच्छे अच्छे वर्ड हमारे पास में आ रहे हैं और इन वर्ड को आप लगातार ध्यान रखिएगा। देखिए जो बिस्टो होता है, अगर हम किसी चीज़ को बिस्टो करते हैं तो बिस्टो का मतलब होता है किसी को कोई चीज़ देना, राइट, किसी को कोई चीज़ देना, कन्फर करना, प्राइजेस को, अवार्ड्स को, डिग्रीज़ को, कोई भी इस तरह की चीज़ों को कन्फर किया जाता है। भारत रत्न को कन्फर करते हैं, पद्म भूषण, साहित्य अकादमी अवार्ड, इनको कन्फर किया जाता है। और कन्फर के बाद में बहुत सारे preposition आते हैं। He was conferred with, or he was conferred on the, something conferred is conferred on somebody, right? withdrawn नहीं हो सकता है। So bestow का मतलब confer करना, impart का मतलब भी confer करना, imbibe का मतलब भी लेना। imbibe का मतलब बड़ा अच्छा होता है। imbibe का मतलब समझते हैं आप, बहुत ही शानदार वर्ड है imbibe। imbibe का मतलब absorb करना किसी चीज़ को, उसको अपने अंदर लेना, इंटरनलाइज करना। इम्पार्ट का मतलब वही हुआ। विड्रॉन का मतलब ले लेना, वापस विड्रॉ कर लेना। तो कौन सा आपको लगता है बिस्टो? बी ऑप्शन मुझे इसमें सही लगता है। बी ऑप्शन मुझे इसमें सही लगता है। आपको क्या लगता है? 78 में आपको क्या लगता है? आप एक बार खुद सोच के देखें। बिस्टो माने मैंने आपको बताया कन्फर करना, इम्पार्ट करना, इम्बाइब करना, विड्रॉ करना, यानी कि ए को और सी को तो आप रूल आउट कर दीजिए।
बचे हमारे पास में बी और डी, तो कौन सा आप लेना चाहेंगे बताइए। आपको क्या लगता है कि ये ऑप्शन ठीक होगा? तो बी ऑप्शन मुझे तो ठीक लग रहा है, विड्रॉ करना, वापस ले लेना। विड्रॉ करना यानी कि वापस ले लेना। इम्बाइब यहाँ पे हो नहीं सकता है। इम्बाइब लिकर के लिए भी आता है, इम्बाइब अच्छी वैल्यूज़ को अपने अंदर लेने पर भी आता है, उनको सीखने पर, और किसी ने इनकलकेट किया और आपने इम्बाइब किया उनको, उसमें भी आता है। तो यहाँ तो इम्बाइब की बात नहीं चल रही है। बहुत शानदार वर्ड है ये भी। मुझे विड्रॉन इज़ द राइट आंसर, क्योंकि विड्रॉ कर लिया, किसी को दिया आपने, विड्रॉ कर लिया, उसको वापस ले लिया। 79, वन फील्स इलेटेड व्हेन समवन प्रेजेज वंस वर्क। देखिए, इलेटेड का मतलब होता है बहुत खुश होना। एक्साइटेड होना तो नहीं कहूँगा, डिलाइटेड होना मैं कह सकता हूँ। चफ्ड होना, बहुत खुश होना। तो खुश होने की अंग्रेजी यहाँ कौन सी है? पहला देख लेते हैं, फील्स गुड, अच्छा है, कंफर्टेबल। एक्साइटेड, अब एक्साइटेड में ऐसा नहीं हमको लग रहा है कि एक्साइटेड के अंदर हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई चीज़ को एक्साइटमेंट या उसमें इलेटेड है तो एक्साइटेड है, हमको ऐसा नहीं लग रहा है इसके अंदर। आपको क्या लगता है? लेकिन हमको क्या चुनना है? जो इलेटेड हैं वो एक्साइटेड हैं, फील गुड भी वही हो गया, सोबर भी वही हो गया। डिप्रेस्ड हमको तो एंटोनिम चुनना है। एंटोनिम इज़ द, इसका है डिप्रेस्ड। इलेटेड है, बहुत खुश हैं। और अगर आप सोबर हैं तो सोबर किसके लिए आता है? देखिए, कभी कभी आप, अगर कोई पीने वाला है, कोई ड्रंक है और वो पीता है रोज़ाना, उसको यहाँ भी इम्बाइब कह सकता हूँ मैं, इम्बाइब करता है लिकर को, तो वहाँ पर मैं उसको सोबर नहीं कहूँ। सोबर वो इंसान है जो पीता नहीं है, लेकिन यहाँ तो उसका मतलब नहीं है, यहाँ पे डिप्रेस्ड है, बहुत खुश और बहुत ज़्यादा गम में होना, सो डिप्रेस्ड। 80, ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़ नीड नॉट रिजल्ट इन प्रॉफिट मेकिंग। नीड नॉट रिजल्ट इन प्रॉफिट मेकिंग, सारी बिजनेस एक्टिविटी प्रॉफिट नहीं हो। देयर इज़ अ नीड टू बी चैरिटेबल। चैरिटेबल माने आपको कुछ फंड देना चाहिए, किसी को डेस्टिट्यूट की हेल्प करनी चाहिए, कुछ आपको चैरिटी करनी चाहिए। तो चैरिटेबल होने चाहिए कुछ काम, कि आप उन ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए करें कुछ काम को। तो लीनियंट, मैलेवलेंट, अनफोर्सीन एंड ग्रेशियस। तो देखिए, ग्रेशियस और चैरिटेबल एक जैसे हैं। अनफोर्सीन, जो पहले कभी आपने देखा नहीं है, अनफोर्सीन। देखिए, मैंने एक वर्ड आया था बेनेवलेंट। बेनेवलेंट में अच्छा चीज़ हो, उदार हो, कंसिडरेट हो, काइंड हार्टेड हो। और एक है मैलेवलेंट। मैलेवलेंट जहाँ होगा वहाँ पे बुरी चीज़ें होंगी, और जहाँ पे बेनेवलेंट होगा वहाँ पे अच्छी चीज़ें होंगी। तो पहली नज़र में अगर मैं प्राइमा फेसिया कैसी देखूँ, तो प्राइमा फेसिया केस मेरा है, एक ही नज़र में, पहली नज़र में मैं देखूँ तो चैरिटेबल के लिए मैं मैलेवलेंट को चुन सकता हूँ। मैं मैलेवलेंट को चुन सकता हूँ, लेकिन आपको मैं सबके मतलब बता देना चाहता हूँ। देखिए, मैलेवलेंट का मतलब क्या होता है? ये थोड़ा सा जब हम किसी के प्रति हम कोई इस तरह की ईविल दिखाते हैं, या मैलिशियस हमारा बिहेवियर होता है किसी के प्रति, उसको हम मैलिशियस या मैलेवलेंट कहते हैं। और लीनियंट का मतलब क्या होता है? आप किसी को टॉलरेट करें, रिलैक्स कर दें थोड़ा सा चीज़ों को, उसको लीनियंट कह देंगे। अनफोर्सीन का मतलब होता है जो कभी पहले न देखी गई हो। यू हैव नेवर फोरसीन दैट। अनफोर्सीन, अनप्रेडिक्टेड, पहले नहीं आपने उसको एंटिसिपेट किया, उसको अनफोर्सीन कहेंगे। ग्रेशियस का मतलब होता है कि आप काइंड हैं, कर्डियस हैं, और दूसरों के प्रति आप थोड़ा सा अच्छा भेदभाव नहीं रखते हैं, सबको प्यार करते हैं, किसी को स्टेटस को आप छोटा बड़ा नहीं समझते हैं, ग्रेशियस हैं आप। तो राइट आंसर इज़ बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, राइट। सो यहाँ पर हमने 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं, और इसको मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगा। और आगे मैं आपको बता देता हूँ, आगे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच करने वाले हैं, तो क्या मैं इसको भी कर लूँ साथ साथ? क्या कहते हैं आप, इसको मैं कर लूँ? चलिए कर लेता हूँ इसको आपके एक साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जानकारी भी इसमें बहुत सारे मिलने वाली है, तो बहुत जल्दी से मैं इसको करता हूँ। चलिए 81 की तरफ चलते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच आप जानते हैं, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं, और उनके नाम मैं अभी नहीं लूँगा, पहले मैं आपको यहाँ बताता रहूँगा। इसलिए मैं बोलता हूँ, कोई भी वर्ड को देखें, वोकैबुलरी इज़ काइंड ऑफ वास्ट एंड एक्सट्रीमली पावरफुल वेपन। आपकी जो वेपनरी है उसमें जो वर्ड पावर है, जो वोकैबुलरी है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग रोल अदा करती है। जो आपका आर्सेनल है उसमें जो सबसे बड़ा हथियार है आपका, वो वोकैबुलरी है, यकीन मानिए। तो काम करते रहिए। 81 पे चलते हैं। He has been working in the Department of Foreign Affairs since 2002. यहाँ पर क्या है? अब आपको देखिए, सीन्स के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो आपको जानकारी इसकी होनी चाहिए।
एडजेक्टिव है, इंटेंसिफायर है, नाउन है, क्या है? देखिए नाउन तो बिल्कुल नहीं है। नाउन को तो आप जानते हैं कि नाउन कहाँ कहाँ हो सकता है। आप जानते हैं कि नाउन कहाँ कहाँ हो सकता है। इंटेंसिफायर तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। इंटेंसिफायर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। जब इंटेंसिफायर नहीं हो सकता है, क्या होता है इंटेंसिफायर? जो हमारी चीज़ों को बढ़ा दें, हमारी बात को बढ़ा दें, इंटेंसिफायर तो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर जो सिंस है, हैज़ बीन वर्किंग इन द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स सिंस 2002, एडवर्ब है। क्या लगता है आपको? एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव तो बिल्कुल नहीं है। एडजेक्टिव तो बिल्कुल भी नहीं है। नाउन लगता है आपको? अगर आपको नाउन, अच्छा एक बार सोचिए, मैं आपको थोड़ा सा समय यहाँ देता हूँ और सोच के देखिए। आपने जो सेंटेंस, आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाया होगा, और अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाया है तो आप समझ जाएंगे कि क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सीन्स का यूज़ होता है, और अगर आप सीन्स का यूज़ जानते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कैसे यूज़ करते हैं उसको, और एडवर्ब कब होगा, कब आप उसको एडवर्ब मानेंगे। चलिए नाउन को तो मैं मना करता हूँ, नाउन तो बिल्कुल नहीं है, सीन्स नाउन नहीं है। अब इंटेंसिफायर, आप अगर कह रहे हैं इंटेंसिफायर, तो मैं इसको इंटेंसिफायर भी नहीं मानता हूँ। किसी वर्ड की ताकत को बढ़ा दे, इंटेंसिफाई कर दे, वो ये नहीं है। अब बचे आपके पास में, रूल आउट कर दिए मैंने, दो आसान कर दिए, एडवर्ब और एडजेक्टिव कर दिए मैंने। एडवर्ब एडजेक्टिव को देखिए। एडजेक्टिव लगता है आपको क्या हो सकता है? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव भी बिल्कुल नहीं है। अब ऑप्शन कौन सा बचा है भाई? अरे एडवर्ब ऑप्शन आपका बचा है। क्या हो सकता है एडवर्ब? आप मुझे सोच कर बताइए, क्या एडवर्ब हो सकता है? सोच कर बताइए मुझे एक बार। बिल्कुल हो सकता है एडवर्ब। तो यहाँ पर ये एडवर्ब है। राइट आंसर जो 81 का है वो हमारा है एडवर्ब, यहाँ पर है। ठीक है, सो ए इज़ द राइट आंसर। तो जब सीन्स को इस तरह से यूज किया जाता है, देखिए ध्यान से सुन लीजिए एक बार। जब सीन्स को एक एडवर्ब में यूज़ करते हैं तो उसके बाद में नाउन जैसी चीज़ नहीं आती है। नाउन नहीं आ रहा है इसके बाद में, ठीक है ना। आगे चलते हैं, और याद रखिए एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, यहाँ बताता चलता हूँ मैं आपको। जो आपने देखा है कि कौन कौन सी चीज़ें एडवर्ब हो सकती हैं, या सीन्स में कहूँ तो सीन्स जानिए प्रेपोजिशन भी होता है, सीन्स कंजंक्शन भी होता है, और एडवर्ब भी होता है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि कंजंक्शन की तरह से यूज़ करिए, अगर मैं आपको बोलता हूं कंजंक्शन की तरह से यूज़ करिए, तो कंजंक्शन तरह से यूज़ हो सकता है, दो सेंटेंस को जोड़ने वाला हो सकता है। कंजंक्शन तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप अगर बोलें किसी से आप बोलते हैं कि हाउ लॉन्ग इज़ इट सिंस वी लास्ट वेंट टू द थिएटर, सिंस वी लास्ट वेंट टू द थिएटर। तो वहाँ पर हम पूछ रहे हैं सिंस वी लास्ट, सिंस वी वेंट टू द थिएटर, वी लास्ट वेंट टू द थिएटर। हाउ लॉन्ग इज़ इट सिंस वी लास्ट वेंट टू द थिएटर। यहाँ पर एक कंजंक्शन है, और इस सेंटेंस में क्योंकि नाउन बाद में नहीं आया है, कोई दूसरा सेंटेंस भी नहीं आया, तो एडवर्ब है। चलें आगे। 82 को पढ़ लीजिए एक बार, आप मन में इसको पढ़ लीजिए। द मैन इन डार्क ब्लू इज़ द वन हु मेड अस विन द मैच। दो सेंटेंसेस हैं। एक सेंटेंस है द मैन इन द डार्क ब्लू इज़ द वन हु मेड अस विन द मैच। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव क्लॉज है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, या एफर्मेटिव है। 82 बताइए कौन सा है। देखिए ऐसी जगह पर जहाँ पर ऐसा सेंटेंस हो, दो सेंटेंस को जोड़ रहा हो, इनको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इंटरोगेटिव प्रोनाउन तो बिल्कुल नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को? इंटरोगेटिव प्रोनाउन ये बिल्कुल नहीं है। अब थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ यूज़ किए जाते हैं? जहाँ पर वो किसी नाउन को, नाउन के बारे में बताएं। द मैन इन डार्क ब्लू इज द वन हु एक ही है, द वन एंटीसीडेंट है, हु उसका जो रिलेटिव एडवर्ब है, रिलेटिव प्रोनाउन है। सो एंटीसीडेंट है यहाँ पर, और आगे उसको जो आगे आया है उसके उसको हम बोल रहे हैं उसका सक्सेसर हो गया एक तरह से। तो हु किसको मॉडिफाई कर रहा है? दी वन को। तो ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है जो किसी नाउन को बताता है। अब वो कुछ भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, वो पीपल, प्लेस, आइडियाज़ कुछ भी हो सकते हैं। और रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं?
आप whom देख लीजिए, who देख लीजिए, which हो सकता है, that हो सकता है, whose हो सकता है, दो सेंटेंस को जोड़ते हैं वो और अपने से पीछे जो होता है उसके बारे में बताते हैं। ऐसे मैं बोलूँ एक सेंटेंस को, he is the man who understands my feeling। he is the man who किसके बारे में बता रहा है? the man के बारे में। relative pronoun is the right answer। 83, the most beautiful actor of the industry was awarded today। most beautiful। अब most beautiful क्या है? adjective। most क्या है यहाँ पर? adjective की जो डिग्री है उसको बढ़ा रहा है, यानी कि एडजेक्टिव में क्या होता है? मच मोर मोस्ट होता है। तो यहाँ पर 83 में आप क्या बताएंगे? तो जानते हैं आप, मच मोर मोस्ट एडजेक्टिव है, कुछ जानकारी ही यहाँ पर नहीं करनी है। 84, व्हाट इज़ द लेटेस्ट न्यूज़? लेटेस्ट किसके बारे में बता रहा है? न्यूज़ के बारे में। आस्क द कैप्टन, तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, एडजेक्टिवियल क्लॉज है 84 में। अगर आपको 84 में बताने के लिए हम यहाँ देखें तो 84 में आप क्या बताएंगे? आपको क्या लगता है कि 84 में क्या हो सकता है? अरे इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है। लेट, लेटर, लेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है और दी भी लगा हुआ है। जब भी दी लगा हो तो आप देख सकते हैं कि सुपरलेटिव होता है। और सुपरलेटिव फॉर्म किसका होता है? देखिए 83 में दी लगा था, सुपरलेटिव। यहाँ पे दी लगा है, सुपरलेटिव किसकी होती हैं फॉर्म? एडजेक्टिव की फॉर्म होती हैं। आप वहाँ पे एडवर्ब की फॉर्म भी देखते हैं, लेकिन एडजेक्टिव की यहाँ फॉर्म है, ध्यान दीजिए। नथिंग द चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द ऑफिसर, द कैडेट्स रिटर्न्ड टू देयर पोजीशन। नथिंग, ओके आई एम सॉरी, नोटिसिंग द चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द ऑफिसर, द कैडेट्स रिटर्न टू देयर पोजीशन। देखिए जब आईएनजी फॉर्म आती है तो 3-4 चीज़ें हमारे साथ में आती हैं। पहली आती है हमारे साथ में पार्टिसिपल, दूसरा आता है जेरेंड और तीसरा तो कंटिन्यूस में पार्टिसिपल ही होता है। तो 2 ही चीज़ें होती हैं। अब ये पार्टिसिपल हो सकता है या जेरेंड हो सकता है, नाउन नहीं हो सकता है, नाउन फ्रेज नहीं हो सकता है। केवल एक वर्ड को पूछा गया है, तो ये दोनों में से कुछ नहीं है। प्रेजेंट कंटिन्यूस हो सकता था, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस यहाँ पे टेंस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे वर्ड के बारे में पूछा है। तो बचा कौन सा? पार्टिसिपल। तो 85 का कौन सा है? ए पार्ट इज़ द वन, राइट। और ये शुरू भी हो रहा है, देखिए आप किस तरीके से शुरू हो रहा है। और आप देख रहे हैं कि किसी को मॉडिफाई भी कर रहा है। नथिंग, मॉडिफाई किसको कर रहा है? नोटिंग द चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द ऑफिसर। तो ये मॉडिफाई कर रहा है, एक नाउन फ्रेज है ये, लेकिन इसके बारे में केवल ये पूछा वर्ड के बारे में। अगर इसको पूरा अंडरलाइन करता तो नाउन फ्रेज हो सकता था, और या किसी वर्ब को कर सकता है, या वर्ब फ्रेज भी हो सकता है। फ्रेज के बारे में आपको कभी जानकारी दूंगा, यहाँ पर आप इसको नोटिसिंग को पार्टिसिपल मान लें पक्के तौर पर। 86 पर चलते हैं। When he reached the department, the officials had left for the meeting। had left आसान है, ये तो had का आया है, थर्ड फॉर्म आया है। एक आपको यहाँ पर अच्छी बात बता दूँ, जब भी कभी आपके पास में हैज़, हैव, हैड होगा, इमीडिएटली उसके बाद में जो वर्ब आएगी तो वहाँ पर आंखें बंद करके भी लिख दीजिए परफेक्ट टेंस होगा। लेकिन कौन सा परफेक्ट होगा? पहले तो मैंने बताया हैज़, हैव, हैड। इमीडिएटली आफ्टर अगर वर्ब आती है तो वो आएगी थर्ड फॉर्म, बीच में कुछ आता है तो आएगी फर्स्ट फॉर्म। ये बिल्कुल मेक इट ए पॉइंट। लेकिन यहाँ पर हैड आ गया तो पास्ट परफेक्ट है, इसमें हम टाइम ज़्यादा नहीं लगाएंगे। तो 86 में कौन सा आया हमारा? 86 में ए आ गया। 87 की तरफ चलते हैं। 87 में क्या है? एक बार सेंटेंस को वहाँ पर आप पढ़ लीजिए, मैं आपके लिए यहाँ पढ़ देता हूँ। ही हैज़ ऑफर्ड हर अनदर चांस। सो ऑफर्ड हर अनदर चांस, मैंने यही आपको कल बताया था। इनडायरेक्ट वर्ब का मैंने एक वीडियो बनाया, उसमें देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। ही हैज़ ऑफर्ड हर अनदर चांस, हैज़ ऑफर्ड। अब हैज़ ऑफर्ड क्या है? अभी तो की थी ऊपर बात 86 में, तो परफेक्ट टेंस है, लेकिन कौन सा परफेक्ट है? प्रेजेंट परफेक्ट है। कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट है, परफेक्ट टेंस है। सी इसका ऑप्शन हो सकता है, यानी कि 87 में सी ऑप्शन हो सकता है। ओके, आगे चलते हैं। 88 में द बिल्डिंग इज़ वेरी इनोसेंट। इज़ पूछा है कि इज़ क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है? नहीं, ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। इनट्रांजिटिव है, वर्ब नहीं है। ये तो हेल्पिंग वर्ब है, तो दोनों में से कोई नहीं है। फ्रेजल वर्ब है, बिल्कुल नहीं है। तो कौन सा बचा? ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब इसको हम दे सकते हैं डी। आंसर इसका है 88 में। हरा, व्हाट अ सिंटिलेटिंग ब्यूटी द लैंडस्केप इज़। हरा है इसका प्रोनाउंसिएशन, आप हुरा भी कह सकते हैं। हरा यानी कि खुशी की जब बात होती है, जीत जाते हैं तो हरा बोलते हैं।
जानते हैं एक पार्ट ऑफ सिचुएशन कौन सी है? जब हम अचानक से बोलते हैं हरा, ब्रावो, बिंगो, ये वर्ड कब निकलते हैं अचानक से? ओ, अलास, इंटरजेक्शन। जब हमारा कोई फीलिंग एकदम से ब्लर्ट करते हैं एंड वी फील एक्सट्रीमली रिजुविनेटेड एंड वी स्पीक इट आउट, एक्सक्लेम करते हैं जब, तो हम इंटरजेक्शन का यूज़ करते हैं। हरा इज़ एन इंटरजेक्शन। 89 का डी हो गया। 90 को लेते हैं। रवि वॉज डिक्लेयर द विनर इन द टाई बिकॉज ही हैड हिट द मोस्ट नंबर ऑफ फोर्स एंड सिक्सेस। बिकॉज अब ये तो आप बता सकते हैं, दो सेंटेंसेस हैं और दोनों को किसने जोड़ा है? बिकॉज कंजंक्शन, कंजुगेट करता है दो सेंटेंसेस को, उसको कंजंक्शन कहते हैं। तो कंजंक्शन तो आप समझते ही हैं, जो दो सेंटेंसेस को या क्लॉज को जोड़े, उनको वर्ड्स को जोड़ता है, उसको कंजंक्शंस कहते हैं। फ्रेज को भी जोड़ सकता है, यानी कि वर्ड्स को, फ्रेज को, सेंटेंसेस को या क्लॉज को जो जोड़े उनको कंजंक्शन कहते हैं। राइट, ओके। 90 हमने कर लिया। आगे का जो ऑप्शन आपका आया है स्पेलिंग मिस्टेक्स का है, ये कि ये आसान है और मैं इसको भी यहीं ले लेता हूँ। वीडियो तो काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन फिर भी मैं इसको यहाँ ले रहा हूँ ताकि कम मेहनत हमें आगे पड़े, आप इन्जॉय भी करेंगे। हालांकि मैं इसको आपको बताना चाहता हूँ। देखिए पहला है वर्ड हमारा, स्पेलिंग आपको बहुत अच्छे से मैं बताने वाला हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स हैज़ द करेक्ट स्पेलिंग? देखिए अगर आप जानते हैं कि 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे प्रोनाउंसिएशन आपका अच्छा है। प्रोनाउंसिएशन यहाँ बहुत, देखिए इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, व्हाट यू स्पीक यू राइट, व्हाट यू राइट यू डू नॉट स्पीक। और अगर आपकी स्पेलिंग गलत होती हैं, कोई स्पेलिंग में बहुत गलतियाँ करता है, तो वो बोलता सही नहीं है, उसका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ही फॉल्ट है, फॉल्टी प्रोनाउंसिएशन है। एंड ही हैज़ टू वर्क ऑन द प्रोनाउंसिएशन टेक्निक्स, ही हैज़ टू लर्न द प्रोनाउंसिएशन टेक्निक्स। अभी जैसे मैंने कहा, मैंने आपको एक बहुत बड़ा एक बात बता दी है, 1 पे, 2 पे, 3 पे, ये आपको देखना होगा, ये मैं आपको सिखा सकता हूँ, आप इसको मुझसे सीख सकते हैं। यू कैन कंटैक्ट मी लेटर। इसको पेपर को भी हम कर लेते हैं। अब देखिए कंटिन्यूम है। कंटिन्यूम में अगर आप देखें कंटिन्यू की स्पेलिंग, तो उसमें CONTINUE है, कोई पेयर नहीं है। लेकिन कंटिन्यूम में एक हमारा पेयर दिखाई पड़ता है और वो पेयर होता है यू का पेयर, यानी कि एक पेयर यू का आता है कंटिन्यूम। तो मैं तो बता ही दिया आपको, फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, कंटिन्यूम। और कंटिन्यूम होता क्या है? कंटिन्यूम वो चीज़ें होती हैं जो लगातार चीज़ें होती रहती हैं और उसमें जो सीक्वेंस हमको मिलता है उसमें चीज़ें एक जैसी मिलती हैं, लेकिन जो लास्ट में चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं। ठीक है, वो बिल्कुल डिस्टिंक्ट होती हैं, वो अलग होती हैं, उसको कंटिन्यूम बोलते हैं। कोई भी चीज़ का सीक्वेंस है, एक पैटर्न है, उसमें एक जैसी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं हमको, लेकिन जो लास्ट में चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं, इसको कंटिन्यूम बोलते हैं। 92 पर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स हैज़ द करेक्ट स्पेलिंग? स्ट्रैटेजी। देखिए स्ट्रैटेजी, 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 स्ट्रैटेजी। तो अगर आप देखें तो 92 में स्ट्रैटा जहाँ पे आए, स्ट्रैट आए जहाँ पर, STRAT ये तो सब में है, और EGY इसमें आता है, स्ट्रैटेजी। 92 का डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, स्ट्रैटेजी। अब देखिए जैसे ये तो है स्ट्रैटेजी, लेकिन अगर हम इसको बोलेंगे स्ट्रेटेजिक, तब वहाँ बोलना पड़ेगा स्ट्रेटेजिक, तो स्पेलिंग वहाँ पे अलग, स्ट्रेटेजिक, इसलिए स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा। 93 बहुत बहुत अच्छा वर्ड है, कमिश्नर। अगर आप देखेंगे कमिट, COMMITT और कमिटेड, उसमें तीन उसमें पैर आते हैं। कमीशन में 2 पैरा आते हैं, 2 पे आते हैं, पे उसमें 2 आते हैं। तो 2 पैर कहाँ दिखाई पड़ते हैं आपको? C में दिखाई पड़ते हैं। अगर आप 93 को देखेंगे तो C में आपको 3 पैर दिखाई पड़ते हैं। कमिटेड में एक बार देख लेते हैं, M पैर है इसमें, S पैर है इसमें, यही हमको करना है। इसमें 2 पैर हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इसमें कमिटेड का स्पेलिंग क्या होगा? सोच के देखिए, कमिटेड का स्पेलिंग सोच के देखिए और मुझे बताइए। मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ और आप मुझे बताइए कि कमिटेड का स्पेलिंग क्या होगा, कितने उसमें हमारे पास में कितने उसमें पेयर हैं। तो देखिए कमिश्नर में 2 पेयर्स हैं,
कमिटेड में भी 2 ही पेयर हैं, COMMITTED, लेकिन कमिटी में 3 पेयर हैं, COMMITTEE। जब भी आपको स्पेलिंग को पढ़ना है तो डबल टी या डबल ई नहीं कहकर आप ऐसा बोलें जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, COMMITTEE। जब आप MMTTEE बोलेंगे तो आपके दिमाग में ये चीज़ें बहुत गहराई तक जाएंगे, आप कभी नहीं बोलेंगे। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 94, ओके, वैक्यूम फर्स्ट, सेकेंड वैक्यूम, थर्ड यूएम एंड वैकम। सो सी और डी तो ख़त्म कर दिए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है ए और बी में, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। वैक्यूम, क्यूम, बी इज़ द राइट ऑप्शन, 1 पेयर वर्ड होता है ये। 95, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स, देखिए सिफोलॉजी, सेफोलॉजी, साइफोलॉजी। मैं पहले तो रूल आउट करूँगा सबसे पहले। देखिए सी को रूल आउट कर रहा हूँ, डी को रूल आउट कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं बी को भी रूल आउट कर रहा हूँ। अब जब बी को भी मैंने रूल आउट कर दिया तो मेरे पास में कौन सा बचता है, मेरे पास में बचता है ए। अब ये सिफोलॉजी होता क्या है? सिफोलॉजिस्ट वो होते हैं, अभी इलेक्शन चलने वाले हैं, जो प्रेडिक्शंस करते हैं कि इसकी वोट, इनको इतने वोट मिलने वाले हैं, और एग्जिट पोल वगैरह होते हैं, प्री पोल और पोस्ट पोल जो होते हैं, इतनी सीटें उनको प्रेडिक्शंस जो करते हैं ऑन द बिफोर एंटिसिपेट करते हैं इतनी सीटें मिलेंगी, उनको सिफोलॉजिस्ट कहते हैं। जैसे बहुत सारे एक प्रसिद्ध सिफोलॉजिस्ट हैं, योगेंद्र यादव जी हमारे सिफोलॉजिस्ट हैं भारत के, तो उनको हम बोलते हैं सिफोलॉजिस्ट। ओके, आगे चलते हैं, 96 पर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ओके, न्यूफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, नेप्रोलॉजी, नीप्रोलॉजी। देखिए मैं इनको रूल आउट करूँगा पहले तो। देखिए वर्ड है नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी किडनी से रिलेट करने वाली चीज़ होती है नेफ्रोलॉजी। जो भी चीज़ किडनी से रिलेट करती है उसको हम नेफ्रोलॉजी कहते हैं, यानी कि फिजियोलॉजी में या कह लें डिजीज़ में जो किडनी से रिलेट करती है, डील करती है, द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद किडनीज, वो नेफ्रोलॉजी होता है। तो नेप्रोलॉजी ख़त्म हुआ, नियोप्रोलॉजी ख़त्म हुआ, न्यूफ्रोलॉजी ख़त्म, नेफ्रोलॉजी। नेफ्रो माने वहाँ किडनी होता है, नेफ्रो, और लॉजी माने साइंस होता है। एक बात और सुन लीजिए, जहाँ भी लॉजी का होगा वहाँ पे साइंस होगा। नेफ्रो माने किडनी और लॉजी माने साइंस, तो किडनी का जो साइंस होगा उसको हम नेफ्रोलॉजी कहेंगे। बी ऑप्शन हमारा है। रूट वर्ड्स आपके लिए बहुत अच्छे साबित होंगे, तो आप इन चीज़ों को सीख सकते हैं। ओके, सो डू नॉट forget to watch all the videos and share them, subscribe them and press the bell icon please. 97, pseudonym, pseudonym और pseudonym दोनों ही प्रोनाउंसिएशन है, pseudonym और pseudonym। अब ये pseudonym होता क्या है, कब करते हैं हम इस वर्ड को, बता सकते हैं आप कब इसको यूज़ करते हैं? अगर आपने कहीं पढ़ा है तो आप बता सकते हैं कब यूज़ करते हैं इसको। देखिए सूडो का मतलब पहले समझ लीजिए। अगर आप सूडो का मतलब समझ लेंगे, सूडो का मतलब होता है अगर किसी नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब में जो जेन्युइन नहीं है, नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, जो जेन्युइन नहीं है वो चीज़ सूडो होती है, फॉल्स है, प्रिटेंडेड है। जैसे आप किसी वर्ड से पहले लगा दें, बोल दें आप किसी को कि सूडो साइंस, जो साइंस नहीं है, जेन्युइन नहीं है, फॉल्स है, वो साइंस नहीं है। आप बोल दें, कोई लोग, बहुत सारे लोग इंटेलेक्चुअल बनने की कोशिश करते हैं लेकिन वो सूडो इंटेलेक्चुअल होते हैं, यानी कि वो बुद्धिजीवी नहीं होते लेकिन सूडो इंटेलेक्चुअल होते हैं। उनको हम बोल सकते हैं कि वो जेन्युइनली इंटेलेक्चुअल नहीं है। इसी तरीके से जो सूडोनिम यहाँ पर यूज़ किया गया है, सूडोनिम वो होता है जब कभी कोई भी कवि जो लिखता है चीज़ों को, वो अपने नाम का इस्तेमाल नहीं करता बल्कि दूसरे का नाम इस्तेमाल करता है। रियल नेम को इस्तेमाल नहीं करता कोई राइटर, बल्कि किसी दूसरे के नाम को, दूसरा नाम उसका ले लेता है। जैसे बहुत सारे, एक मुझे याद नहीं आ रही है वो उनका नाम क्या था, बहुत अच्छा लिखती थी वो, और वो लेडी थी एंड शी यूज्ड टू राइट अंडर अ सूडोनिम। मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, शायद मैरी इवेंट्स थी वो लिखती थी बहुत बढ़िया और बहुत शानदार लिखती थी, लेकिन वो लिखती नहीं थी अपने नाम के साथ में। ठीक है, आगे चलते हैं। सो सूडोनिम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स, न्यूमोनिया। देखिए पी एन को मैं ख़त्म कर रहा हूँ, अगर आपने सुना है तो न्यूमोनिया पी साइलेंट होता है, अच्छे वर्ड हैं। जैसे साम होता है, पी एस,
PSALM, साम होता है ना, PSALM। अगर साम आपने पढ़ा है तो साम माने स्त्रोत होते हैं, साम PSALM, मुझे याद करना पड़ रहा है इसको, मैं मेडिटेट कर रहा हूँ। तो वहाँ पर साम माने होता है स्तोत्र होते हैं जो, उनको हम साम बोलते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप देखें यहाँ पर साम में P साइलेंट है, साम बोलते हैं जो प्रेयर करते हैं भगवान की आराधना में, उनकी तारीफ़ करने के अंदर, उनको हम साम, कोई पोएम हो सकती है उसको हम बोलते हैं। ऐसे P जो न्यूमोनिया में वो साइलेंट रहता है, तो इसमें केवल एक हमको, और वो PNE बनता है न्यूमोनिया, राइट। तो आप देखें PNE, UMONIA, न्यूमोनिया A नहीं है, B नहीं है और D नहीं है, PNE न्यूमोनिया इज़ द राइट वन। अगर आपको इन सब चीज़ों को ढूंढने की ज़रूरत पड़ जाती है तो आप इसको ढूंढेंगे कैसे? क्या आप मुझे बता सकते हैं आप इसको ढूंढेंगे कैसे? देखिए, कभी कभी जो चीज़ें होती हैं उनको ध्यान से सुनिए। अब मैं आपको एक यहाँ पे क्लू दे रहा हूँ, न्यूमोनिया। देखिए, न्यूमोनिया क्या होती है? ये एक तरह की स्वेलिंग कहीं पर होती है। और कहाँ होती है? न्यूमन एक बोलें तो एक ग्रीक वर्ड है जो उसका लैटिन एक लिया गया था, लेकिन ये बाद में ग्रीक में चला गया हुआ, और जो इसका रूट है वो न्यूमॉन है, उसमें लंग को बोलते हैं वहाँ न्यूमॉन। तो लंग में जब सूजन आ जाती है तो उसको न्यूमोनिया बोलते हैं, इसलिए आपने सुना भी होगा, डॉक्टर बोलते हैं कि उनको सूजन आ गई है और थोड़ा सा उनके जो ब्रीदिंग सिस्टम है थोड़ा सा उसमें दिक्कत आ जाती है, तो न्यूमोनिया माने लंग में थोड़ा सा सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, तो वहाँ पे दिक्कत आती है। 90, विच वन ऑफ द resilient and realizant। सो resilient क्या होता है? जब आप किसी ऐसे वृक्ष की तरह हैं, अगर आप वृक्ष की कोई पेड़ की बात कर रहे हैं, मतलब सीन कि जब आप किसी ऐसे क्या बोलूँ मैं उसको, पेड़ की तरह हैं जो बहुत ही resilient है, यानी कि लचक है, उसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है, तो तब हमारी स्पेलिंग क्या होती है? रेजिलिएंट चीज़ें भी तो होती हैं बहुत सारे, आपने देखे होंगे, और जो चीज़ों को झेल लेती हैं, रिकवर कर लेती हैं। जैसे पेड़ जो झुकते हैं, अच्छे पेड़, रेजिलिएंट पेड़ होते हैं, वो जो बहुत ही हार्ड विंड चलती हैं, हार्ड विंड चलने पर वो नीचे झुक जाते हैं और बच जाते हैं, फिर वापस खड़े हो जाते हैं। ऐसे रेजिलियंस हमारे अंदर भी होती है। हमें कोई दिक्कत आती है, कोई ऐसा मिसहैप या कोई हार्डशिप आती है, वो हम क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं। कोरोना आया है भी, अगर हम रेजिलिएंट हैं तो हम उसको विथस्टैंड कर लेंगे और क्विकली उन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को राइड आउट करके वापस अपनी सिचुएशन में आ जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। तो रेजिलिएंट स्पेलिंग क्या होगा रेजिलिएंट का? RESILIENT। RE होगा, RI नहीं होगा। तो B और D को तो हम बिल्कुल कर सकते हैं, रेजिलिएंट नहीं होता है, रूल आउट कर सकते हैं। A में और C में हमको थोड़ा सा एक सेकंड देना होगा। हम बोल रहे हैं रेजिलिएंट, लेकिन I नहीं आता है, रेजिलिएंट, राइट। अच्छा, अगर मैं इस रेजिलिएंट को थोड़ा सा आपको और इसकी जानकारी दे दूं, जैसे अगर मैं आपको जानकारी इसकी देना चाहूँ कि कहाँ से वर्ड लिया गया है, कौन सा रूट इसमें लगने वाला है, तो क्या आप इसको समझ जाएंगे? लेकिन कैसे समझेंगे बताइए? आप इसको कैसे समझेंगे? क्योंकि कोई भी रूट आप जानने के लिए आपको पढ़ना होगा, आपको उन सारे शब्दों को पढ़ना होता है। रेजिलिएंट, अगर मैं कहूँ रेजिलिएंट, तो आप देखेंगे मैंने आपको पेड़ का उदाहरण दिया। अब अगर मैं देखूं कि जितने भी हमारे पुराने रूट्स हैं वो सारे पुराने हमारे लैटिन से हैं, ग्रीक से हैं, फ्रेंच से हैं, बहुत सबसे ज़्यादा है लैटिन और ग्रीक से। और लैटिन और ग्रीक उसको भी कहते हैं जिसको हम जानते नहीं, इट इज़ ऑल ग्रीक टू मी, इट इज़ ऑल लैटिन टू मी। लेकिन जो ये वर्ड है हमारा, इसका जो रूट है वो लैटिन है रेजिलिएंट, राइट। रेजिलिएंट इसका रूट है, और इसको हम बोल सकते हैं कि लीपिंग बैक, इसका मतलब होता है लीपिंग बैक। लीप माने होता है लीप बैक, वापस कूद कर आ जाना, लीपिंग बैक। और बैक भी हो सकता है, RE का मतलब यहाँ पे, री का मतलब बैक भी होता है, और सेलियर का मतलब यहाँ पर जंप भी होता है, रिकॉयल का मतलब भी होता है यहाँ पे, रिकॉयल, और जंप बैक, रिकॉयल माने वापस आ जाना। तो रेजिलिएंट का मतलब है वापस आ जाना। ओके, ए ऑप्शन रहा। एंड द 100th, विच ऑफ द फॉलोइंग, देख लेते हैं, सप्लीमेंट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेयर देखेंगे और उसमें ई का और ए का भी देखेंगे। देखिए, सप्लीमेंट्री में अगर आप सप्लीमेंट्री को देखेंगे तो एक रूट है सप्लीमेंट्री।
सप्लीमेंट्री में एक रूट है, और याद रखिएगा सप्लीमेंट्री में ARY लास्ट में आता है। सप्लीमेंट की स्पेलिंग याद कर लीजिए, सपल याद कर लीजिए, जो होता है ना चीज़ें सपल होती हैं, कोमल होती हैं, सपल, इसको याद कर लीजिए। तो सपल, सप्पल बोल सकते हैं आप, सप्पल, लेकिन यहाँ पर सपल, सपल, SUPPL, कोमल, काइंड, टेंडर। और सप्लीमेंट करे जो, और सप्लीमेंटरी, सप्लीमेंटरी TARY। कॉम्प्लीमेंट्री में देखिएगा वहाँ पर क्या है, तो इनको आपस में देखिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री में क्या आता है, सप्लीमेंट्री में क्या आता है, इस सब को देखिएगा आप। और जैसे ग्रामरियन है, कभी कभी एक वर्ड आता है ग्रामरियन, GRAMMARIAN, ग्रामर, ER नहीं करना है, गलत हो जाते हैं वहाँ। सो राइट ऑप्शन इज द ऑप्शन इज सप्लीमेंट्री, B ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ऑलराइट, तो हमने 100 कर लिए हैं, 20 और बचे हैं, एंड कंग्रेचुलेशंस टू यू, थैंक यू। एंड बहुत अच्छा लगा मुझे ये एग्ज़ाम आपको करा के, और 20 मैं आपको कल करा दूंगा बहुत जल्दी। स्टे ट्यून्ड, कीप रीडिंग, keep watching the video, and please share. This is going to be extremely instrumental in the years to come when you will be taking the examination and you will be successfully acing your examination without any hitch and glitch. आप बहुत ही कंफर्टेबली इन चीज़ों को करेंगे, और इंग्लिश से अपना नाता जुड़े रखिए, सीखना जारी रखिए। फिर से बोल रहा हूँ कि एक बार इनको देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, प्रेस द बेल आइकन, और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा, और देखते रहिए। थैंक यू सो मच, यू हैव अ वंडरफुल टाइम, सी यू अगेन टुमारो, टिल देन यू हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू।